दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए हैं सैयद वंश मध्यकालीन इतिहास की सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने इस्लाम धर्म का वीडियो अपलोड कर दिया है, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण, मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण और दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों के बारे में 5 राजवंशों ने राज किया है, उसके बारे में सबसे पहले जो राज किया है गुलाम वंश ने, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। और उसके बाद में हमने अपलोड किया है वीडियो खिलजी वंश का और तुगलक वंश का, इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दिल्ली सल्तनत का एक चौथा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सैयद वंश की। ठीक है, तो सैयद वंश पढ़ने से पहले हमें पढ़ना क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे हमको आसानी होगी। तो हमें सैयद वंश में सबसे पहले पढ़ना है खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां कौन होता है? तो ये सैयद वंश का संस्थापक है। मुबारक शाह के बारे में पढ़ना है, ये खिज्र खां का पुत्र है मुबारक शाह। देखिए, जो खिज्र खां होता है, खिज्र खां के 2 पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है मुबारक शाह, दूसरे का नाम होता है फरीद खान। ठीक है, तो क्या होता है मुबारक शाह होता है ये तो बन जाता है राजा, लेकिन खिज्र खां का जो दूसरा पुत्र है फरीद खां, ये शासक नहीं बन पाता है। लेकिन क्या होता है, इसका जो पुत्र होता है फरीद खां का जो पुत्र होता है मोहम्मद मुबारक शाह। ठीक है, और ये जो मुबारक शाह का भतीजा होता है कौन? मोहम्मद शाह, ये मुबारक शाह का भतीजा होता है और फरीद खां का पुत्र होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, फरीद खां का पुत्र होता है और मुबारक शाह का क्या भतीजा होता है। इसके जो अंतिम शासक होते हैं वो होते हैं सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका शासन रहता है 1445 से लेकर 50 तक, और ये मुबारक शाह का पुत्र होता है। तो हमें क्या करना है, इन 4 शासकों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे खिज्र खां के बारे में। ठीक है, तो देखिए खिज्र खां के जो खिज्र खां होते हैं वो सैयद वंश के संस्थापक होते हैं, और अंतिम जो शासक होता है वो होता है अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम शासक कौन है और अंतिम शासक कौन है। तो आपको याद रखना, प्रथम शासक कौन है? खिज्र खां, और जो अंतिम शासक है वो अलाउद्दीन आलम शाह है। ठीक है, अब खिज्र खां आया भारत कैसे, ये चीज़ आपको याद रखनी। तो समझिए, सबसे पहले खिज्र खां जो होता है वो तैमूर लंग का सेनापति होता है। जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के पश्चात में जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली की गद्दी छोड़कर ही भाग जाता है। इतना डर जाता है कि दिल्ली की गद्दी छोड़कर चला जाता है, और वो चला जाता है गुजरात। कौन चला जाता है? तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद शाह का जो मंत्री होता है जिसका नाम होता है मल्लू इकबाल। क्या नाम होता है? मल्लू इकबाल। ये साहसी होता है, ये छोड़कर नहीं जाता है। जब तैमूर लंग यहाँ से चला जाता है तो मल्लू इकबाल क्या करता है, बुलाता है नसरुद्दीन महमूद शाह को और फिर से गद्दी पर बैठाता है। किसको? नसरुद्दीन महमूद शाह को। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जो खिज्र खां है ये है, जब तैमूर लंग यहाँ से चला जाता है तो खिज्र खां को दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर का सूबेदार बनाकर चला जाता है। और ये क्या करता है, खिज्र खां यहाँ से कर भेजता रहता है किसे? तैमूर लंग को। ठीक है, तो खिज्र खां के 2 प्रतिद्वंदी थे, एक तो था मल्लू इकबाल, ठीक है, दूसरा था दौलत खान। ठीक है, अब क्या होता है, मल्लू इकबाल वही व्यक्ति है जो क्या करता है, तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है और मल्लू इकबाल क्या होता है, ये कुछ दिनों के लिए शासक बन जाता है। तभी क्या होता है, खिज्र खां क्या करता है, आक्रमण करता है और मल्लू इकबाल को, ये कौन था, तो नसरुद्दीन महमूद शाह का ये वजीर था। ठीक है, मल्लू इकबाल विद्रोह कर देता है और विद्रोह में ही क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जब खिज्र खां आक्रमण करता है किस पर, दिल्ली पर आक्रमण करता है, मल्लू इकबाल को ये मार देता है और उसके पश्चात में सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, एक जो और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दौलत खां। लेकिन क्या होता है, ये दौलत खां को भी हरा करके खिज्र खां क्या करता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो अब दिल्ली की गद्दी पर शासन हो गया है खिज्र खां का, और खिज्र खां क्या करता है, सैयद वंश की स्थापना करता है। अब सैयद कहाँ से आया, तो सैयद जो वंश ये कहता है, ये लोग कहते हैं, मतलब ये जो है खिज्र खां, ये बताता है कि हम हज़रत मोहम्मद साहब के वंशज हैं। ये अपने आप को हज़रत मोहम्मद साहब का वंशज मानता है।
लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि यह तैमूर के जो वंशज होते हैं, यानी इनका जो पुत्र होता है, यानी उनका केवल ये राज्यपाल अपने आप को मानता है, सूबेदार ही मानता है। और उसके पुत्र तैमूर लंग का जो पुत्र होता है शाहरुख मिर्ज़ा, इसको लगातार कर भेजता रहता है यहाँ से, ठीक है। और इसने एक उपाधि धारण की है जिसका नाम है रैयत ए आला, ठीक है। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ की प्रजा। तो रैयत ए आला, ये चीज़ याद रखना, किसने उपाधि धारण की है, तो ये धारण की है किसने, खिज्र खां ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ सकता है, तो आपको याद रखना रैयत ए आला किसने, खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन है, सैयद वंश का प्रथम शासक का संस्थापक है। लेकिन क्या होता है, 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। तो अब तो चैप्टर क्लोज हो गया किसका, खिज्र खां का। और खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 20 मई 1421। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो खिज्र खां के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है मुबारक शाह, दूसरे का नाम होता है फरीद खां, ठीक है। तो मुबारक शाह जो होता है इसका शासन रहता है 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक, ठीक है। ये खिज्र खां का पुत्र होता है। और मुबारक जो शाह होता है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। शाह की उपाधि धारण करता है कौन, मुबारक शाह, ठीक है। ये कौन होता है, ये खिज्र खां का पुत्र होता है। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, लेकिन ये जो मुबारक शाह होता है ये शाह की उपाधि धारण करता है, तो सुल्तान भी अपने आप को कहलाता है और अपने ही नाम के सिक्के भी चलवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके जो राज दरबारी कवि हैं वो थे अहमद सरहिंदी, यानी जो राजकीय इनको संरक्षण प्राप्त था वो थे कौन, अहमद सरहिंदी। इन्होंने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही। तो ये चीज़ याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, कि तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है, तो ये लिखा है अहमद सरहिंदी ने, ठीक है। और इसने एक और काम किया कि इसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की, कौन, मुबारक शाह। तो मुबारकाबाद, ठीक है। तो मुबारक हो कौन से इस नगर की स्थापना हो गई, मुबारकाबाद, ठीक है। याद रखना आपको, ये किस वंश के, यानी किस शासन के शासन काल में, नहीं तो सैयद वंश के शासक थे मुबारक शाह, है ना। इन्होंने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। एक दिन क्या हुआ, इसी नगर का जब निर्माण हुआ तो इसके भ्रमण कर रहा था कौन, मुबारक शाह, और इसकी हत्या इसी के वजीर सरवर उर मुल्क ने 19 फरवरी 1434 ईस्वी को कर दी। कब कर दी, 19 फरवरी 1400 मुल्क के द्वारा, ठीक है। ये कौन था, ये वजीर ही था। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मुबारक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका भतीजा बैठता है, भतीजा जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन फरीद खां, ठीक है। ये भतीजा होता है और हमने बताया था ये फरीद खां का लड़का होता है। मोहम्मद शाह के नाम से ये भी गद्दी पर बैठता है। और मुबारक शाह क्या करता है, 6 महीने तक, ठीक है। ये यहाँ पर मुबारक शाह कर लीजिए। तो ये मोहम्मद शाह है जिनका पूरा नाम है मोहम्मद बिन फरीद खां, ठीक है। ये 6 महीने तक इसके हमने बताया कि इसको बैठाता है, कौन बैठाता है, वो सरवर उर मुल्क बैठाता है, ठीक है। तो ये 6 वर्ष तक उसी के अंडर में रहकर शासन करता है, कौन, मोहम्मद शाह। यहाँ पर दोस्तों गलत हो गया, मुबारक शाह नहीं है, मोहम्मद शाह है, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने क्या किया कि अपने सेनापति जिनका था कमाल उल मुल्क के हाथों क्या किया, सरवर उर मुल्क का वध करा दिया और वो शासक बन गया। और इन्हीं के शासनकाल में जो मालवा के उस समय शासक होते हैं कौन, महमूद शाह खिलजी ने आक्रमण कर दिया। महमूद शाह खिलजी ने आक्रमण किया और जिसको बहलोल लोधी की मदद से क्या करता है, उस आक्रमण को विफल करता है और उस विद्रोह को शांत करता है, कौन, मोहम्मद शाह। और 1445 ईस्वी में ही क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे मोहम्मद शाह जिनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब सैयद वंश के जो अंतिम शासक होते हैं अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका शासनकाल रहता है 1445 से लेकर 50 तक, यानी 5 वर्षों तक शासन रहता है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। आलम शाह का वजीर था, कौन था, जिसका नाम था हमीद खान। इसका जो नाम था, इसके वजीर का नाम हमीद खान था। और
उसके हमीद खान से क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसके कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है। ठीक है, देख, इससे पहले भी वजीर ही शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? पहले सरवर और मुल्क करता है, उसके पश्चात में अब यहाँ पर कौन वजीर हो गया? ये हमीद खान। और इससे जब मतभेद हो जाता है तो ये चला जाता है बदायूं, और बदायूं में ही क्या होता है, एक उसके वजीर जो होते हैं, कौन? हमीद खान। ये जो अपना राजपाट होता है, यानी ये जो पूरी चाल चलता है वो बहलोल लोधी चलता है, और बहलोल लोधी से सौंप करके, यानी क्या करता है हमीद खां, अपनी जो शासन होती है दिल्ली का की सत्ता होती है वो बहलोल लोधी के हाथों में चली जाती है। और बहलोल लोधी क्या करता है, बदायूं में ही जो अंतिम शासक होते हैं सैयद वंश अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु करवा देता है, यानी उसको मौत की घाट उतरा देता है। और उसके पश्चात में दिल्ली की गद्दी पर स्वतंत्र रूप से बैठ जाता है कौन? बहलोल लोधी। तो इस प्रकार से सैयद वंश का भी कुछ समय में ही अंत हो जाता है, और एक नया वंश, कौन सा? लोधी वंश, और जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले शासक बहलोल लोधी की। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, और लोधी वंश के बारे में बात करेंगे। और लोधी वंश सल्तनत काल का अंतिम वंश होगा। ठीक है, उसके पश्चात में हम बात करेंगे बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में, मुग़ल काल के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।